अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2020 का आज 23rd शो है और हमारे साथ गेस्ट हैं तारिक भट्ट साहब। हमारे साथ गाए बगाए अपना तजिया देते रहे हैं। तारिक साहब, वो वक्त आ गया और बाइडन साहब की जो जीत है यकीनन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आखिरी वोट तक जो है मैं अपनी विनिंग जो है वो उसका अनाउंस नहीं करूंगा। और जबकि जो हमारे ट्रम्प साहब ने कल ही जो है रात में ही ऐलान कर दिया था मैं जीत गया हूँ। तो थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जंग कैसे वोटिंग का हवाले से कि ये किस तरीके से शुरू हुई। और देखते ही देखते जो है वो शुरू में लग रहा था कि ट्रम्प जो है शायद जीत जाएंगे, लेकिन फिर जब वोटों की गिनती शुरू हुई और अब हम देख रहे हैं कि हर स्टेट में जो है अच्छी खासी बढ़तरी हासिल कर रहे हैं। वो बढ़तरी तो नहीं, मतलब अगर जहां हार भी चुके हैं लेकिन वहां पे भी वोटों की तादाद बढ़ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तारीखी इलेक्शन को मुसलसल और लगातार कवर किया, जो इसकी बहुत ही अहमियत है हर तरह से। न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, बल्कि तमाम जो कौमें यहाँ आबाद हैं अमेरिका में, उनको अब एक हीलिंग की ज़रूरत है। जो तनाव पैदा कर दिया गया था, जो तसादुम की कैफियत पैदा कर दी गई थी, जो नस्ली फसाद की तरफ कौम जाने लगी थी, उस तमाम को रोकने के लिए ज़रूरी था कि ये इलेक्शन जो है, इसके रिजल्ट जो है वो इस किस्म के आए और इसमें ज़्यादा तादाद लोगों की शामिल हो, जो कि हुआ। जब आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट डाला, जो आज तक अमेरिका की तारीख में लोगों ने इतने वोट शायद कम ही डाले होंगे जब पूरे टैली होके आएंगे। और जो आप देख चुके हैं कि अब तक जितने पॉपुलर वोट, जो बाइडन वो वाहिद प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने, बराक ओबामा ने जब 2008 में अपने मकबूलियत के अरूज पे 69,431,000 वोट्स हासिल किए थे। और एंड सम लाइक एंड नाउ जो बाइडन 69,498,516 वोट्स थे टोटल उनके, जबकि जो बाइडन जो है वो 69,543,071 वोट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, जबकि काउंटिंग जारी है। तो वाह। इसलिए ये एक तारीख पहले ही जो हो चुकी है, इस वक्त जो उसका तयन हो चुका है, जो कि अभी 86% वोट जो है अभी काउंट हुए हैं, 14% अभी रहते हैं। और जैसा कि आप और हम गुफ्तगू के दौरान बातें करते रहे हैं कि भाई इस वक्त जो मेल इन बैलेट था और अर्ली पोल जो बैलेट था, उसकी तादाद 100 मिलियन से भी कुछ आगे बढ़ गई थी। तो रिपब्लिकन जो थे वो वेट करते रहे और उन्होंने वोट डाला उस दिन, और उनको ये तंबीह भी की हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि रिपब्लिकन उसी दिन आकर वोट डालें। तो उस वजह से जो वो वोट थे वो पहले काउंट हो गए, तो इसीलिए ट्रम्प जो थे वो आगे नजर आए कई स्टेट्स में। और एक मौके पे तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि अब शायद 2016 की दास्तान दोबारा ना दोहरा दी जाए, क्योंकि ट्रम्प जो थे वो उस वक्त काफी उन्होंने लीड हासिल की हुई थी उन स्टेट्स में भी जो जो कि स्विंग या कांटा स्टेट कहलाती हैं, जिनके बेस पर इलेक्शन एक तरफ या दूसरी तरफ हो जाता है। तो उसमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन खास तौर पे जो थे वो ट्रम्प की तरफ जा रहे थे। और कुछ जो स्टेट्स जैसे पेंसिल्वेनिया है, जिसपे डेमोक्रेट्स बहुत रिलाय कर रहे थे, वो भी उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन बहुत जो सारे जो लोग इसके तज्जिया करते हैं, उन्हें मालूम था कि अभी बहुत वोटों की एक पूरी फैक्ट्री है जो जिसने वोट दिए हैं, लोगों की, इंसानों की एक पूरी एक फैक्ट्री थी जिन्होंने अर्ली वोटिंग की, वो काउंट ही नहीं हुए थे। 100 मिलियन लोग, ऑलमोस्ट जी 100 जनाब। मिलियन लोग। बिल्कुल। तो अच्छा, तो जब वो ये काउंट होने लगे तो आपने देखा कि कैसे पासा पलटने लगा। और कुछ स्टेट जो एरिजोना, जो हमेशा से रेड स्टेट के तौर पे थी, उसमें डेमोग्राफिक की चेंजेस थे और कुछ ट्रम्प की पॉलिसीज और उनके जो जिस तरह से उन्होंने कई चीजें एड्रेस की, और जिस तरह से उन्होंने एक यानी जिसे इमेच्योर प्रेसिडेंट होने का सबूत दिया और खुद ही ऐलान कर दिया कि वो जीत गए रात के 2 बजे, जो कि जिसको के रिपब्लिकन्स ने भी बहुत ही उसकी उसकी उस पर तनकीद की और अच्छा, नुक्ताचीनी की। एरिज़ोना में 1996 के बाद पहली दफा जो है वो डेमोक्रेट जो है वो जीता है। एम आई राइट? राइट। जी जनाब, क्योंकि क्लिंटन ने कैरी की थी। और अब ये अगर 96, और आप देख लें तो 24 साल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी का टाइम है। यानी कितने कितने साइकिल, 6 इलेक्शन साइकिल हो गए। एक चीज और हमारे नए देखने वालों को बताएं कि ये हर जगह जो है
ये ब्लू कम नज़र आ रहा है, रेड ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये या ऑरेंज जो है ये आम देखने वाला लगता है कि ये तो ट्रम्प जीत गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा-सा इसको डिस्क्राइब करें? जी, जी। अमेरिका में देखिए जब ये अमेरिका में जो इलेक्शन है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ तर्ज से होता है और इसमें आबादी के तनासुब से कांग्रेस की सीटें और आबादी के तनासुब से इलेक्टोरल वोट्स किए जाते हैं। तो सेनेटर तो 2 होते हैं हर स्टेट के, चाहे वो कितने उसकी कम आबादी हो या कितनी ज़्यादा आबादी हो। तो ऐसी भी स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया है, जिनकी आबादी 39-40 मिलियन लोगों के करीब पहुँच जाती है और उनके 55 इलेक्टोरल वोट्स हो जाते हैं, उनके पॉपुलर वोट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। और जब आप आते हैं आइडाहो की तरफ या आप आते हैं यूटा की तरफ या आप आते हैं वायोमिंग की तरफ या आप आते हैं मोंटाना की तरफ, आप आते हैं नॉर्थ डकोटा की तरफ, आप आते हैं साउथ डकोटा की तरफ, जिसको हम कहते हैं फ्लाईओवर अमेरिका, छोटा अमेरिका, रूरल अमेरिका, छोटी स्टेट्स। तो उन सब में इलेक्टोरल वोट ज़रूर होते हैं मगर उनकी तादाद उनके कांग्रेस और सेनेट के उम्मीदवारों, सेनेट की तो हमेशा हर एक के 2 वोट तो होंगे ही हर स्टेट के। लेकिन कांग्रेस के वोट जैसा कि अब जनाब 53 कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कैलिफोर्निया में और 2 सेनेटर हैं तो इसलिए उनके 55 इलेक्टोरल वोट्स हो गए। इसी तरह अगर आप ये टेक्सास को लेते हैं तो उसके 38 इलेक्टोरल वोट्स हो गए, यानी कि 36 कांग्रेसमैन और 2 आपके सेनेटर। इसी तरह वाशिंगटन डीसी जो है उसके 21st अमेंडमेंट के तहत 1961 से 1961 से 3 वोट मुख्तस किए गए, जो कि 435 कांग्रेशनल सीट और 100 सेनेट सीटें ये 535 बनाती हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसका हम जिक्र कर चुके हैं कि हर स्टेट का इलेक्टोरल कॉलेज है और वो विनर टेक्स इट ऑल सिवाय मेन और नब्रास्का के। तो आप अगर बहुत सारे वोट भी जीतते हैं तो वो अगर एड अप नहीं करते 270 के जो मैजिक नंबर है, क्योंकि ये जो है 538 वोट बनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के और विक्ट्री हासिल करने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 270 इलेक्टोरल वोट्स ये मैजिक नंबर है। अगर वो ये हासिल नहीं करते तो वो अमेरिका के सदर नहीं बन सकते। अच्छा एक दफ़ा थोड़ा-सा हमें अपडेट कर दें जैसा कि 264 बाइडेन साहब के वोट हैं, जबकि ट्रम्प साहब जो हैं 214 पे रुक गए हैं आकर और अभी वोटों की गिनती कंटिन्यू है और शायद आपने भी बताया था कल यस्टरडे के फ्राइडे तक शायद ये काउंटिंग होती रहेगी। तो थोड़ा-सा हमें अपडेट एक दफ़ा और कर दें हमारे नाज़रीन को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब मेल इन बैलेट हुआ है, तो उसमें अभी तक जो जो लोगों ने एब्सेंटी बैलेट या मेल बैलेट जिसको कहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जैसा कि आपको इल्म है और वो अभी तक काउंट हो रही है नेवाडा में, एरिज़ोना में, पेंसिल्वेनिया में, जॉर्जिया में और उसके अलावा आपका खुदा भला करे अब नॉर्थ कैरोलिना का तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है इतना। तो ये देखते हैं कि कितने बैलेट्स बाकी रह गए हैं, जैसे कि क्या जो फ़र्क है 2 उम्मीदवारों के दरमियान, क्या इतने बैलेट मौजूद हैं अभी भी कि नताइज यानी पहले जो अनऑफ़िशियल जिसको कहते हैं विनर डिक्लेयर कर दिया जाए उन्हें। तो अभी तक पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में वो वो अभी तक स्टेज नहीं आया, जहाँ पे कि एब्सेंटी बैलेट्स या मेल इन बैलेट्स जो हैं वो अभी तक काउंट हो रहे हैं, एरिज़ोना में भी हो रहे हैं, नेवाडा में भी हो रहे हैं। तो गो के उम्मीद ये है कि अब डिफरेंस इतना हो लेकिन गया है पेंसिल्वेनिया स्टेट्स में। में आप देखें अगर पेंसिल्वेनिया में 59 50.9% और 47.9% के साथ अभी चल रहा है, काउंटिंग जो है और नॉर्थ कैरोलिना में भी जो है, वो भी ट्रम्प साहब का ऊपर है हिस्सा। तो ये आपको लगता है कि ये चेंज होगा? देखिए नॉर्थ कैरोलिना का अब मुश्किल हो गया क्योंकि सिर्फ़ 5% वोट रह गए हैं, जबकि 16% वोट अभी बाकी हैं पेंसिल्वेनिया में जो कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब आ जाते हैं। ओके, ओके। तो इसलिए वो अभी तक उसको उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अभी तैयार नहीं है और उनका ये ख़्याल है कि वो आज भी गिनेंगी और कल भी गिनेंगी और हो सकता है वो जुम्मे तक गिन सकें। तो अगर अगर तो वो वोट इतने काउंट हो गए कि जहाँ पर कि ये पता चल गया कि ट्रम्प साहब जो हैं वो आगे हैं, तो नेचुरली वो फिर एक एक प्रोजेक्टेड विनर तो अनाउंस कर देता है एसोसिएटेड प्रेस या मीडिया। लेकिन ओके, अगर वो वोटों का डिफरेंस उससे ज़्यादा रहा तो फिर जुम्मे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये बात तय होती जा रही है कि जो बाइडेन का पल्ला अब भारी हो गया है इसमें। अच्छा, हमारे साथ शाहाब कर्नी साहब भी हैं।
और शाह फरनी साहब भी जो है इलेक्शन पे अपने भी प्रोग्राम करते रहे हैं और काफ़ी गहरी नज़र जो है इलेक्शन पे रखी की है और रिपब्लिकन भी हैं, तो हम इनसे दिल का हाल पूछते हैं कि रिपब्लिकन के दिल के हाल पे क्या चल रहा है। वैसे अभी मैं एक और इंटरव्यू करके आया था रिपब्लिकन का, तो वो तो अभी भी अपने सपोर्ट में और वो तो कहते हैं कि जी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, की गई हैं हमारे साथ और जिस तरीके से एक ख़ास मुहिम चलाई गई है मीडिया पे कोरोना के हवाले से कि उसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो बज़्ज़न हुए हैं। शाहाब साहब सबसे पहले वेलकम हमारे शो में। जी, शुक्रिया सिद्दीकी साहब। मैं सुन रहा था बैक स्टेज से तारिक भट्ट साहब ने जो असेसमेंट दिया, जो अप टू डेट दी, वो बिल्कुल आई फुली एग्री विद हिम और वही सूरत हाल है। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि अब लॉ सूट की बात हो रही है दो जगह कि जो ये मेल इन बैलेंस उनको काउंटिंग को रोक दिया जाए, उस पर अभी तक लोकल कोर्ट्स ने जो है, जो स्टेट की सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल देखते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी हो जाती है तो फिर ये उस तरफ जाएगा मामला। दूसरा, जो आपने रिपब्लिकन के हवाले से बात की, तो मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि इतनी सारी पोल्स के बावजूद और उसके बाद कैश इन हैंड में भी तकरीबन $80 मिलियन का गैप था बिटवीन बाइडेन और ट्रम्प। उसके बावजूद जो है वो, अगर इतनी नैरो मार्जिन है दोनों पार्टीज के कैंडिडेट के दरमियान, और सेनेट का ये था कि सेनेट जो है उस पर भी बाजी पलट जाएगी और मेजोरिटी आ जाएगी डेमोक्रेट की, वो भी नहीं आ सकी। तो फिर उस हिसाब से तो देखा जाए, इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतने शोर शराबे के बाद, तो परफॉर्मेंस तो मुझे कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं लगती डेमोक्रेटिक ये पार्टी। बात तो एक हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया है और अभी दे रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम जब आज शाम को वाशिंगटन डीसी जाना हुआ तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस तरह पहले सिचुएशन हुई हो कि व्हाइट हाउस को चारों तरफ जो है वो 8 फीट का जो है वो जंगले लगे हुए हैं और वहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। फिर व्हाइट हाउस के अंदर जो सूरत हाल थी वो ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोरोना की वजह से ये सारे स्टेप लिए गए हैं। शायद बाल्टीमोर में या वाशिंगटन में जो पिछले दिनों हंगामे हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और तो उसके खौफ की वजह से शायद ये हुआ। तो मैं शाह साहब आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों कि बिल्कुल व्हाइट हाउस वक्त से पहले ही जो है उसने झंडे लगता है सर नुगू कर दिए हैं और बड़ा अफसोसनाक माहौल है वहां पे। हम अपने नहीं, नागरिक आएंगे नहीं, वो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने थोड़ा सा ज्यादा ओवर डिस्क्राइब कर दिया। ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी हो गया, बॉल्टीमोर, जो अर्बन सेंटर्स हैं जहां पर के हमारा कलर्ड आपको मिलता, रिचमंड हो गया जहां पर अफ्रो अमेरिकन की तादाद ज्यादा है, तो उसका एक फैक्टर है। हर जगह सेफ्टी मेजर्स इख्तियार किए गए हैं, नंबर वन। और दूसरी चीज ये है कि जो बीएलएम की तहरीक चली थी ना, ब्लैक लाइफ मैटर्स की, तो उसमें अगर आपको याद हो या आपने देखा हो, क्योंकि आप खुद रहते हैं वॉशिंगटन के सबर्ब्स में, तो सिद्दीकी साहब, जिस दिन एक्सेप्टेंस स्पीच थी ट्रम्प की, तो रात के तकरीबन 11:30 बजे या 12 बजे खत्म हुआ है वो व्हाइट हाउस में। 2000 लोग अंदर थे, गार्डन के अंदर। उस दिन ट्रेनें भर भर के न्यूयॉर्क से और दूसरे स्टेट से जो है वो लोग आए, उन्होंने 5 स्टार होटलों में चेक इन कराया और उसके बाद प्रोटेस्ट रैली में हिस्सा लिया है। मेरा सवाल ये है कि उनके होटलों के खर्चे कौन बर्दाश्त कर रहा था? और ये एक पोलराइजेशन जो है आपको इस सोसाइटी में मिलेगी, इसके पीछे बहुत सी लॉबीज है, बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है, बहुत फंडिंग है। तो ये ऐसा इतना मासूम वाला मामला नहीं है कि जी ये गरीब अमीर काले गोरे की जंग है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। जहाँ ब्लूमबर्ग जैसे लोग जो है वो $60 मिलियन दे दें एक पार्टी को, तो कोई ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो होगा ना। तो इतने बड़ा दयालु कोई भी नहीं है, ना उधर एक पार्टी में ना दूसरी तरफ। तो ऐसा नहीं है, इतना सिंपल स्टेटमेंट आप ना दे, स्वीपिंग जो है ना। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प को जैसे एरिजोना में हारे हैं तो उसकी क्या वजह, आपकी नजर में क्या वजह हो सकती है? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं या तारिक भट्ट साहब से? आप आपसे शाह साहब आपसे पूछ रहा हाँ, उसमें यह है कि कैलिफोर्निया का खासा बड़ा जो माइग्रेशन समझ लीजिए, या वहां से मूवमेंट है वहां पर, एक चीज। दूसरा ये कि जो सीनियर सिटीजन्स का खासकर बहुत बड़ा जो वोट बैंक है, ये वोट डायनेमिक पिछले 20 साल में चेंज हुई है, जो उस सोच के ज्यादा लोग रखते हैं जो वोट बैंक वहां पर है। तीसरा फैक्टर हिस्पैनिक्स का था। तो ये कि ये तीन फैक्टर्स थे
जो एरिजोना में सरप्राइज हुआ है, अदरवाइज ये होना नहीं था वैसे। अच्छा, एक चीज और, हमारे साथ दो मेहमान हमारे और, फैजुर रहमान और तारिक खान साहब टेक्सास से मौजूद हैं। मैं अभी इसी को कंटिन्यू करूंगा, मैं चलूंगा तारिक भट्ट साहब के पास। तारिक साहब, आपने शहाब साहब की बात सुनी, लेकिन बहुत सारी बातें ट्रंप के फेवर में भी जाती हैं। यही वजह है कि ये जो मुकाबला था बहुत सख्त हुआ। आप क्या कहेंगे कि अगर ट्रंप की कुछ स्टेट्स में जो हारने की वजह हुई, आपकी नजर में क्या है? जी हाँ, जो करनी साहब ने कहा वो बहुत दुरुस्त है। उन्होंने पहले ये बताई बात कि पैसों की जो है, यानी कंट्रीब्यूशन, जिसे कहा जाता है पैसा ऐसे ही है जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन, सियासत में पैसे की वही अहमियत है। और दोनों तरफ पार्टियों में पैसे जो हैं उनका इन्फ्यूजन होता है, चाहे वो रिपब्लिकन साइड हो चाहे वो डेमोक्रेटिक साइड हो। तो पैसों की अहमियत बिल्कुल सही है, फंडिंग भी सही है, और कई चीजें ऐसी हैं जिनका जो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज लोग हैं जो स्ट्रेटजीज इख्तियार करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी किसी ने अंडर एस्टिमेट नहीं किया, उन्हें 2016 में जरूर लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, और जैसे कई रिपब्लिकन्स ने भी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जिनके खिलाफ वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इस बात में कोई शक नहीं था कि ये इलेक्शन बहुत क्लोज होगा। और अभी भी जो करनी साहब ने बात की वो दुरुस्त है कि डेमोक्रेट्स को जो है इसमें बहुत सख्त मुकाबला करना पड़ा, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है मुकाबला, गो कि जो बाइडेन की तरफ टिल्ट करता जा रहा है ये इलेक्शन। और उन्होंने जो सेनेट के बारे में जो बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे लिंडजी ग्रैहम की सीट पे जेमी हैरिसन था, उस पर डेमोक्रेट्स को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, वो कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई। उन्होंने बहुत पैसे खर्चे। एमी मैकग्रेथ जो मिच मैकानल के खिलाफ लड़ी केंटकी में, उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस तरह जो सारा गिडियंस सूजन कॉलिंस के खिलाफ बहुत बड़ी, यानी उनका ये था कि ऑन स्लॉट था और था कि वो कामयाब हो जाएंगी। तो वो दुरुस्त हैं बातें सब, क्योंकि जो इलेक्शन है वो एक मिक्स रिजल्ट्स हैं। लेकिन जहां तक सबसे ज्यादा इस बात का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि जो जो वॉल वो मैक्सिको के बॉर्डर पे बना रहे थे, उन्हें व्हाइट हाउस के सामने बनानी पड़ी अपने आप के बचाव के लिए। और इस तरह की कई बातें जो थी, मेरा ख्याल है जिन्होंने लिसानी और बहुत सारे जो जो तसादुम थे उनको उनको जन्म दिया, वो अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो अगर आप थॉमस जेफरसन की तरफ जाएं या किसी भी पुराने फाउंडर्स की तरफ जाएं, तो वो हमेशा प्लूरलिज्म या जो इज्तमाही चीजें हैं और मिलजुल कर रहने को बहुत अहमियत देते हैं, और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस को। तो ये जहां तक है तनाव के ब्लैक लाइव मैटर्स, अब इसके कसूरवार हैं या उन्हें इल्जाम दिया जाए या किसे, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो तो तारीख उसका तज्जिया करेगी और उसके बारे में बहुत सी चीजें हमें बाद में पता चलेंगी, जैसा कि करनी साहब ने फरमाया। लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर है कि एक सदर होने की हैसियत से एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है, उसमें यानी कि नस्ली बुनियाद पर इलेक्शन का जो आ, लड़ना है वो इतना बेहतर नहीं था, गो कि उनकी और भी बहुत सी चीजें थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से अब बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। जो भी हो चुका है, जो भी डैमेज हो चुकी है, अब मेरा ख्याल है अब नेशन की रीबिल्डिंग की जरूरत है। हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और एक दूसरे के जो इख्तलाफात हैं उनको हमें खत्म करना उसी चाहिए। स्पिरिट में लेना चाहिए। बिल्कुल। कल तारिक खान साहब ने कहा था कि किसी किस्म का कोई वायलेंस मेरे मेरे अंदाजे के मुताबिक नहीं होगा। फैज साहब से क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी काफ़ी टीवी चैनल्स पे इन्होंने बैठ के तज्जिए दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर तज्जिया देना और फिर पाकिस्तान से जो तज्जिया आता है, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है। फैज साहब, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है, वो क्यों चाहते हैं कि अमेरिका में लड़ाई हो? वो क्यों चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं उसमें एक ज़बरदस्त आमने-सामने लोग खड़े हों और किसी वक़्त भी जो है दंगल शुरू हो सकता हो? मतलब अगर मैंने कई टीवी पे बैठ के खुद भी वो किया है, तारिक साहब भी थे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तज्ज़िया दिया है, लेकिन वहाँ एक सवाल ज़रूर आता है कि जनाब क्या लोग गुत्थम-गुत्था होंगे, क्या जो है वो लड़ाई होगी, क्या सिविल वॉर होगी? ये मुझे, क्या हमारे इलेक्शन देख-देख के वहाँ के एंकरों में ये सवाल घुस गया है? ये ज़रा बताएँ। जी जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया आसिम। सबसे पहले तो जनाब हमारे बड़े अच्छे-अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ इनसे मुलाकात हो रही है, शहाब करनी साहब, तारिक खान साहब, तारिक भट्ट साहब,
थैंक यू फॉर गेटिंग अस टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, सवाल आपका बहुत अहम है। देखिए, असल में इसमें ये मामला दो तरफा है। अब अगर आप देखें, जब जो ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में जो रिपोर्टिंग हो रही थी, जो मनाजिर पेश किए जा रहे थे CNN पे और दीगर अमेरिकन मीडिया पे, वो पूरी दुनिया देख रही थी। मैं और आप यहाँ बैठे हुए थे वाशिंगटन के एरिया में या टेक्सास में या शिकागो में, आपको अपने करीब वो आग लगती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ इलाके ज़रूर थे जहाँ वो आग लगी हुई थी, लोग मरे, उसमें लूट मार हुई, और वो मनाजिर दुनिया को दिखाए जा रहे थे। तो अब ये है कि एक काले के मरने पर इतना तूफान बर्पा हो सकता है, तो एक गोरे के इस तरह से इस सलूक पर उनके चाहने वाले क्या कर सकते हैं? ये एक सवाल, एक फितरी सवाल है, क्योंकि वहाँ के लोग जो बैठे हुए हैं वो जियो, ARY, डॉन, समा, आज, इन सब पर वो मनाजिर देखते हैं जो वो देखते हैं कि शायद अमेरिका में ये आग बहुत अरसे से जल रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक निकलेगा। अच्छा, उसमें फिर वो शायद मेरी आपसे बात हुई थी ऑफलाइन आसिम इस बात पे, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा इस पे गौर किया। मैंने कहा थोड़ा उनको जरा क्रेडिट भी देना चाहता हूँ वहाँ के एंकर्स को। ठीक है, देखिए, उनके पास उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? अपने हालात आसपास के। जब उनके पास इलेक्शंस होते हैं तो वो देखते हैं किस तरह से मारधाड़ होती है, किस तरह से मॉब्स जो हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं, और फौज का आना जाना, एक अजीब व गरीब सिचुएशन आपके पास डेवलप हो जाती है इंतखाबात के नतीजे में। जो पिछले 2018 के इंतखाबात हुए थे, उसका नतीजा अब तक कौम जो है भुगत रही है। अच्छा, अब इनकी तरफ आइए, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, और यहाँ से जो मैसेजिंग गई, ट्रम्प साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ लोगों को इंसाइट करने में। यानी आप देखिए, आज तक उन्होंने ये बातें की हैं कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, धांधली हो रही है, और हम नहीं मानेंगे। इससे मुतवातर वो ये कहते रहे कि हम ये इलेक्शंस जो है, अगर मैं नहीं जीता तो मैं इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये कहना, ये समझिए कि इंतहाई बहुत बड़ी बात है कि कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक शख्स, और वो ये कह रहा है कि अगर मेरे मुवाफिक अगर नहीं हुए मामलात तो मैं नहीं जाऊंगा व्हाइट हाउस से। तो ये तमाम वो बातें हैं जो वहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग वो समझते हैं कि शायद यहाँ पर बहुत बड़ा मसला होगा। वो सिर्फ एक पॉइंट भूल जाते हैं कि अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। इन्होंने ये आपको सिस्टम दिया है पूरा, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का, 3 पिलर्स ऑफ अ गवर्नमेंट। तो और यहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, यहाँ के जो इदारे हैं, वो सदियों पुराने हैं। यहाँ का लॉ एनफोर्समेंट जो है इज द हाईएस्ट, द मोस्ट ट्रेन्ड एंड लॉ लेकिन एनफोर्समेंट। ऐसा एक चीज आपने भी देखी होगी कि ये बात तो डेमोक्रेट की भी माननी चाहिए कि जब ब्लैक लाइव मैटर के बारे में हंगामे शुरू हुए तो मैंने खुद मतलब कई प्रोग्राम इस पे किए, और हमारी भी यही वो थी कि आखिर पुलिस ने या नेशनल गार्ड ने पहले फौरन उनको क्यों नहीं रोका। आखिर कहीं कहीं नेशनल गार्ड आ गई, इवन वाशिंगटन में नेशनल गार्ड आई, होटल में ठहरी, उसके बाद पता चला होटल के पैसे नहीं दे रहे थे। फिर मतलब जहां जहां डेमोक्रेट की हुकूमत थी, मतलब जहां जहां हंगामे हुआ, उन्होंने जरा खुला हाथ दिया, उनको हंगामे करने दिए, उनको दुकानें जलाने दी। ये सब सबने देखा। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है, और मैं ही नहीं कह रहा, ये बहुत सारे टॉक शोज में आया भी। हाँ, ये बात देखिए, इसमें हकीकत हो सकती है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो आमने सामने। उसकी एक वजह है, देखिए, इन्होंने ये किया है डेमोक्रेट्स ने कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो कि ऑलमोस्ट एक बैक बर्नर पे चला गया था, जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़े के बाद वहां से उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। अब देखिए, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वर्जीनिया के, यहाँ पर डेमोक्रेट्स तो होंगे, लेकिन बड़ा ही एक आसपास, मतलब यहाँ पर जो समझिए कि जो माइनॉरिटीज नहीं है इतनी। लेकिन आपको हैरत होगी कि उस पूरे दौरान हमारी आसपास सड़कों पे जो थोड़े थोड़े जुलूस निकल रहे थे, सारे अपने गोरे एक्टिविस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो ब्लैक लाइव्स मैटर के लेके घूम रहे थे। तो इन्होंने अपना इलेक्टोरेट, अपने वोटर को मोबिलाइज किया और एक मोमेंटम रखा, और उस मोमेंटम का इनको फायदा हुआ एक्चुअली। हाँ, ये आपकी बात सही है कि अगर क्या बदनीयती से ऐसा किया गया, उसके लिए
उसकी वजह से लोगों की जानें गई, जानो माल का नुकसान हुआ, तो जाहिर है कि ये आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको कंडोन नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे अगर आप देखें तो इट हैज बीन अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू कीप द मैं मोमेंटम। तारिक खान साहब के पास जाऊंगा। तारिक खान साहब, कल भी हमने प्रोग्राम किया और कल और आज में मेरा ख्याल इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लोगों की वो था कि बाइडन का के वो जीतने की, लेकिन फिर भी कोई 100% नहीं कह रहा था। आज मैं चाहता हूं कि आज आपने पूरे दिन खबरें सुनी, तो आपको कैसा लग रहा था कि ये जमहूरी सिस्टम जो है ये बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाएगा या अभी कुछ दिन और लगेंगे? और जहां आप रहते हैं टेक्सास में, ह्यूस्टन में, वहां पर क्या कम्युनिटी न्यूज़ क्या थी आपके पास? और एक मिनट तारिक साहब, एक मिनट। जी जी तारिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि एक पाकिस्तानी बच्चा, अमेरिकन बॉर्न बच्चा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा था, नबील शाइक, वो प्रेसिडेंट 4 के कांस्टेबल का, माशाल्लाह वो जीत गया। सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर आवर कम्युनिटी और ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। और उसके अलावा एक इंडियन जो थे पीटर कुलकर्णी साहब जो थे, वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट 22 से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हार गए तकरीबन अच्छे खासे वोटों से हारे वो। तो वो अच्छी खबर है जी, तो वो अच्छी खबर है। एक तो आपने गुड न्यूज़ दी और ये खबर, इसको कुछ नहीं कहा कि कौन सी खबर है? नहीं, मैंने कहा वो हार गए, मतलब ये अच्छी और बुरी क्या मतलब, ये तो खुद लोग इसकी एक अच्छी खबर इस लिहाज से, देखिए मैं ये नहीं, वो डेमोक्रेट थे, हार गए, मैं ये नहीं समझता कि वो मतलब अच्छी बुरी की बात नहीं, लेकिन इसमें जो है मुस्लिम कम्युनिटी ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो कम से कम इन्होंने अपना मसल वहां साबित किया कि वो अपना जिस तरफ वेट डालेंगे वहां के, तो दिस वाज अ गुड ओकेजन फॉर देम टू प्रूव देमसेल्व्स। जी, हालांकि मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरी नबील शाइक से मेरी मुलाकात हुई है 2 तारीख को, नवंबर की 2 को। आपके जो प्रोग्राम किया था उसके फौरन बाद मैं नबील शाइक से मिलने गया था। तो वो बड़ा परेशान था कि जी तारिक साहब, ये जो इंडियंस हैं दे आर नॉट गोना सपोर्ट मी, तो मुझे मुस्लिम बैंक का, तो मुस्लिम वोटर तो मुझे मिलेगा लेकिन इंडियन मुझे वोट नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा देखो जी, आपको एज लॉन्ग एज डेमोक्रेटिक आपको वोट पड़ते हैं, यू स्टिल गोना मेक इट। तो जी जी बोले बोले। हाँ, तो उसको बहरहाल वो इतने लंबे मार्जिन से तो नहीं जीता, लेकिन 3-4 हज़ार वोटों से जीता, लेकिन कम से कम जीत गया वो। लेकिन दूसरी बात, मैंने आपको शायद अगर अपना भट्ट साहब को, तारिक भट्ट साहब को याद हो और अब आसिफ भाई आपको भी याद हो, तो कल हमने एक वो ये रहे नबील शाइक साहब, तो कल मैंने आपसे एक और बात कही थी कि ये आप हो सकता है आपको ये प्रोग्राम 2-3-4 दफा और करना पड़े, मगर तारिक भट्ट साहब भी यही कह रहे थे कि क्योंकि वो मेलिंग बैलेट का मसला होगा, आपको हो सकता है इट मे टेक डेज, इट मे टेक वीक्स बिफोर वी कैन फाइनलाइज कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इलेक्शन इज रनिंग वायर टू वायर। मैंने आपको एक और बात कही थी, एक दिन पहले इलेक्शन से जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि जी बाइडन 11% आगे हैं या 12% आगे हैं, हर स्टेट में बाइडन को डबल डिजिट की लीड है। मैंने ये भी कहा था कि ये मीडिया का गलत प्रोस्पेक्टिव है। अगर आपको याद है, न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल मौजूद होगा आपके सामने कि 2016 के इलेक्शन के नेक्स्ट डे इन्होंने अपॉलॉजी की थी। ही राइट एन अपॉलॉजी लेटर अपोलोजाइजिंग द इंटायर यूएस कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी से, कि जी वी रिप्रेजेंट, हम सिर्फ शहरी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और देही आबादी या जो सबर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं शायद हम उनको नहीं पढ़ पाए। आई थिंक दे मेड द सेम मिस्टेक कि ये जो क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को ये कह रहे थे कि वो 10 पॉइंट से हार रहे हैं, 11 पॉइंट से हार रहे हैं या 12 पॉइंट से हार रहे हैं। मैंने आपसे कहा था अगर कोई भी चीज होगी तो बिल्कुल 2-3% के मार्जिन से होगा, इट विल बी वेरी नैरो मार्जिन। क्योंकि आप लोग, कोई मस्जिद था, मुझे नहीं पता कौन था, कि हिलरी क्लिंटन का भी यही हाल था। मैं जी हिलरी क्लिंटन को उन्होंने मेरे ख्याल से 4 पॉइंट की लीड दी थी एक दिन पहले, और जो बाइडन को ये 11 पॉइंट 10 पॉइंट की लीड दे रहे हैं। लेकिन आपको कल पता चल जाएगा कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है।
कि यहाँ का भी मीडिया अंडर एस्टिमेट करता है और अभी तक करता रहा। और ये जो छोटे छोटे टाउन हैं इज डोमिनेटिंग बाय स्मॉल एम रेडियो शो, कम्युनिटी के गजेट्स होते हैं, छोटे छोटे अखबार होते हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होता, तो वो वहाँ पे वो चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं। तो बहरहाल बस मैं बार बार ये कह रहा था, इट विल बी वेरी क्लोज इलेक्शन, और अभी भी मैं कह रहा हूँ सर कि इलेक्शन क्लोज था, ये प्रेडिक्शन थी और है। और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में फैज साहब ने सही कहा जी कि पाकिस्तानी मीडिया जो कुछ प्रोजेक्ट करता है या जो कुछ कह रहा है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से कह रहा है। हम कोई कल तो ये मुल्क बना नहीं है, मतलब ये इस मुल्क के जो 4 फादर्स थे उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में रोज अमेंडमेंट तो आई नहीं, ये भी देखा होगा आपने। जब से ये आइन बना है कितनी अमेंडमेंट आई, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कोई ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई अल्लाह ना करे बलवे हो जाएं, दंगे हो जाएं और फसाद हो जाएं। ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक दो छोटे छोटे चुटकुले जो आपको नजर आए। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, वी गोना बी फाइन। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब। मैं तारिक भट्ट साहब के पास जाने से पहले शाहाब करनी साहब के पास जाऊंगा और उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको कहाँ कहाँ लगता है कि डेमोक्रेट ने पिछले कुछ अरसे से रिपब्लिकन्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, यानी आप कोरोना कह लें या ब्लैक लाइफ मैटर कह लें या कुछ जो वाकयात हुए थे स्पेनिश या वॉल के हिसाब से, कहाँ कहाँ जो है वो फायदा उठाया उससे डेमोक्रेट से, रिपब्लिकन ने, सॉरी डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन से फायदा उठाया? जी कहीं भी नहीं उठाया, मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ना सेनेट में नजर आ रहा है, ना मुझे प्रेसिडेंशियल रेस में। जैसे अभी तारिक खान साहब ने कहा कि जी पोलस्टर जो थे वो 8 से 10 पॉइंट का डिफरेंस बता रहे थे, वो किधर गया? तो मुझे तो कहीं भी फायदा नहीं नजर आया, कोई मैसेजिंग ही नहीं है डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई इश्यूज पे या मैसेजिंग पे या जो प्लेटफॉर्म होता है वहां तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता, टोटली ब्लैंक है। इसका मतलब है कि जो भी वो समझते हैं, जैसे कि तारिक साहब ने बताया था कि या फैज साहब ने कि वो जो है जब ब्लैक लाइफ मैटर का हुआ तो बहुत ज्यादा इशू बनाया, लेकिन आप समझते हैं कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ? कोई नहीं, कोई इशू की तो बात ही नहीं हुई है। जितना वोट पड़ा है ना डेमोक्रेटिक पार्टी को या बाइडेन को, वो एंटी ट्रम्प वोट था, दैट्स इट। ओके, दैट्स अ गुड आंसर, दैट्स ये बात, हाँ दुरुस्त बात है। आसिम जरा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अच्छा, बिल्कुल कुछ नो, थैंक यू सो मच। कॉल आए, मैंने कहा चलिए थैंक यू, फिर इंशाल्लाह आप सब लोगों से दोबारा शुक्रिया फैज साहब, आपको देखा बहुत खुशी। जी तारिक साहब, गुड टू सी यू। आपका गायबाना जिक्र काफी रहा है, तो फैज इज ऑल आवर्स, ठीक है इंशाल्लाह। हम बिल्कुल हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हमने फैज उठाया। आपके साथ हम फैजियाब हुए, आपकी फैजियाबी की हम शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, फैज भाई हमारे शो के मुस्तकिल तज्जिया निगार हैं, बीच में कुछ ज्यादा कभी कभी मसरूफ हो जाते हैं या टाइमिंग मैच नहीं होते, हम इनको नहीं पकड़ पाते बाज दफा, या इनको कोई इंगेज कर लेता है, या हम इनको नहीं पकड़ पाते, ये ज्यादा होता है। चले, अच्छा थैंक यू, खुदा हाफिज़। तारिक साहब के पास जाऊंगा, तारिक भट्ट साहब के पास। तारिक भट्ट साहब ये बताएं कि हालिया इलेक्शन तो हो गए और 20 जनवरी को जो ट्रांसफर होता है, आपको आपकी क्या फीलिंग है कि पावर ऑफ जो ट्रांसफर कहेंगे वो आसानी से हो जाएगी या उसमें थोड़ा सा, अब ट्रम्प कल या परसों के बाद हम ट्विटर देखेंगे कि क्या उसी तरीके से ट्विटर उनका चलेगा जिस तरीके से उन्होंने जो है जब अब क़यादत में आते ही साथ उन्होंने ट्वीट करनी शुरू की थी? या एक चीज और मैं चाहूंगा कि आपको इसी को कंटिन्यू करते हुए बताएंगे, पहले बड़ा कहा था कि जी फेसबुक ने और इसने और उसने ट्रम्प को वोट दे दिए, दिलवा दिए और ये हुआ था, तो इस इलेक्शन में तो वो सारी चीजें भी फौत हो गई, क्योंकि जिस करीब से वो जीत रहे हैं इस दफा तो ना फेसबुक पे आप कुछ कर सकते थे, इवन अगर आपको इलेक्शन का प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहते भी थे तो वो आपको आईडी मांगते थे, आपका पर्पस पूछते थे। तो वो जो पुराने 4 साल पहले उसके खिलाफ एक बात हुई थी कि जी जाली वोट डले हैं और लोगों को, और अभी भी था कि जैसे आपने कल बताया कि 10 लाख फोन कॉल्स की गई कि ना निकलो, तो यहाँ पे तो ट्रम्प अगर इतना क्लोज मार्जिन से हार भी जाता है तो
कहने को तो वो बड़े अच्छी एक तरह से उसने अपनी रेपुटेशन बनाई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनके बारे में जैसे अब ये सोच लीजिएगा कि आपके बिल्कुल शाह करनी साहब जो है रिपब्लिकन है। नहीं, उसकी कोई रिपब्लिकन या डेमोक्रेट होने की से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब लोग एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं और एक दूसरे से जो ये जो नजरियाती इख्तलाफ रखना अच्छी बात होती है, और पार्टियों को रिपब्लिकन पार्टी में भी हमारे होने चाहिए लोग और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, और ये बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और इनसे एक दूसरे को सुन के समझ आता है, और बहुत ही उन्होंने कई अच्छी बातें की। ट्रम्प को कोई भी मामूली आदमी ना समझे, वो गैर मामूली शख्सियत है और वो कोई सियासत का उनका बैकग्राउंड नहीं था। और आप ये सोचिए कि उन्होंने 19 रिपब्लिकन उम्मीदवारों को अपनी प्राइमरी में शिकस्त दी 2016 में, और जो हिलरी क्लिंटन जो कि फेवरेट थी सारी दुनिया की, फर्स्ट लेडी 2 दफा रह चुकी थी और न्यूयॉर्क से सेनेटर थी और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और ओबामा के खिलाफ भी काफी उन्होंने कैंपेन अच्छी रन की और एक मौके पर वो जीत रही थी। तो मैं कभी भी ये नहीं समझता कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनको कभी लाइटली ले सकते हैं। और उन्होंने कई चीजें जो की, जैसे कि उन्होंने किसी नई जंग का आगाज नहीं किया, जो कि पहले वक्तों में होता रहा, ये एक बहुत बड़ा उन्हें क्रेडिट जाता है कि और जो उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान से ट्रुप्स वापस बुला लूंगा, और उस पे वो काफी उन्होंने अपने जनरल से उस बारे में इख्तलाफ दिखाया। तो जहां तक उनकी उन मजबूतियों का ताल्लुक है, और जहां तक इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि मैं टैक्स कम करूंगा, जो मैसेज थे दो, उसके बाद मैं आता हूं उस बात पे कि इलेक्शन इतना क्लोज क्यों हुआ। तो आप अगर देखिए तो उन्होंने टैक्सेस कम किए, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे अब उस पे इख्तलाफात हो सकते हैं कि भाई वो किसके टैक्स कम होने चाहिए थे, और स्टॉक मार्केट्स जो थी वो ऊपर गई उसी तरह। फिर पेंडेमिक आई, तो पेंडेमिक में मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह भी चाहे उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी भी इंसान की पेंडेमिक के हैंडल करने को, जहां तक जो साइंस और डॉक्टरों का हमारा आपस में, जो हमारे फिजिशियंस, जैसे मैं शिकागो मेडिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट की हैसियत से हमेशा ये कहता हूँ कि भाई हमें सीडीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, फिजिशियंस की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपने ख्यालात थे इस वायरस के बारे में, तो वो उनके खिलाफ बात जरूर गई कुछ लोगों को। और जहां तक डेमोक्रेट्स का मैसेज था वो ये था कि भाई हम सब मिलजुल के रहना चाहिए हमें, और इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो ट्रम्प ने कहा तो बहुत कुछ किया, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन यानी जबानी तौर पे बहुत सारी बातें की गई, लेकिन ऐसी कोई खास उन्होंने नहीं की। लेकिन मुस्लिम बैन उन्होंने जरूर लगाया, जिस पर बहुत सारा इख्तलाफ हुआ, जैसा कि आप समझ सकते हैं। उन्होंने आके जब सदर बने और जेरूसलम वो लेके गए कैपिटल इसराइल का में, तो उस पर जो उन्होंने जो चीजें इकदाम उठाए, तो उनके कई इकदाम जो हैं उन पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैसेजिंग में डेमोक्रेट्स का मैसेज क्लियर था कि भाई सबको साथ लेकर चलना है, और ट्रम्प साहब का मैसेज था कि भाई वो इकोनॉमी का पैगाम देते रहे। और जो जहां तक बाइडेन की जो कैंपेन है उसमें एक खामी जरूर थी कि उन्होंने टैक्स इंक्रीज करने की बात की विदाउट डिफाइनिंग और गिविंग एनी स्पेसिफिसिटी अबाउट इट, जबकि इकोनॉमी इस वक्त एक बड़े खतरनाक मोड़ पे आई हुई है और पेंडेमिक की वजह से सारा इकोनॉमिक इंजन रुका हुआ है। आज मैं शिकागो में भी जब डाउनटाउन में था तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सारा डाउनटाउन बोर्डेड अप है। तो ये सब चीजें जो हैं इनके हवाले से जो 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 ये इलेक्शन इतना करीब हुआ है, तो उसे उसे आप इसी तरह समझें कि ट्रम्प एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट रहे, और उन्होंने साबित किया इस इलेक्शन में भी, और अभी भी ये ओवर तो नहीं हुआ है, जी, कि वो एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट जरूर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा तज़किया दिया। मैं चाहूँगा प्रोग्राम की मैं क्लोज़िंग करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। शाहाब करनी साहब, साहब, जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। एक एक मुझे बात बताएँ कि ट्रम्प साहब आखिरी दिनों में वर्जीनिया में ही घूम रहे थे और कई जगहों पे गए वो, और जो उन्होंने रैलीज़ की, जो उनकी पूरी फैमिली शामिल थी, ज़्यादातर पेंसिल्वेनिया में भी और दूसरी जगहों पे। तो ये जो उनको इस दफ़ा क्या उन्होंने लोगों को वो क्या बता रहे थे कि आप मुझे अगले 4 साल के लिए लाएँ, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके पॉइंट थे वो उनको कुछ शेयर करेंगे कि वो लोगों को क्या कह रहे थे इस दफ़ा? नहीं, उनका तो वो कैप पहन के जो घूम रहे हैं पहले पिछले 5 साल से, जो वो उस पे होता है ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
तो बस वो है कि अगर आप अमेरिकन बन के सोचें और फिर अमेरिकन को भी डिफाइन करें, उनकी डेफिनेशन अमेरिकन की या उनके फॉलोअर्स की, जो उनकी जो बेस लाइन है उनकी डेफिनेशन अमेरिकन की, वो डिफरेंट है, जो शायद तारिक भट्ट साहब की और आसिम सिद्दीकी की ना हो। ठीक है ना, तो वो है उनके लॉयल कस्टमर हैं। और जहां तक ट्रम्प साहब का ताल्लुक है, हमारे तो भाई पिछले कोई 28 साल से मैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ हूँ, हम पार्टी के साथ हैं, कैंडिडेट की तो मैंने बात नहीं करी ना। ही हैपेंस टू बी द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी। तो मैं तो विद इन द पार्टी मीटिंग में मैं ही कहता हूँ ही इज अ गुड सेल्समैन, और सेल्समैन फ्रॉम न्यूयॉर्क, जो बुली होता है। ठीक है ना, तो अब आप इसको किसी तरह भी ले लें, ठीक है ना, नहीं, सही उसको बेचना आता है और वो बुली करना आता है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने सुबह 6 बजे एक ट्वीट की और पूरा पाकिस्तान जाग रहा था, फिर वो सो गए जाके, तो ये भी एक उन्हीं का फन था कि वो ट्वीट से पूरे पूरे कंट्रीज को हिला देते थे और उसके बाद जो है वो अपना काम बड़े आराम से करते थे। तारिक खान साहब के पास जाऊंगा। जी तारिक साहब कुछ कह रहे थे आप, फिर मैं आपसे सर आपकी बात बिल्कुल सही है। उनके ट्वीट से स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, दूसरे ट्वीट से नीचे आ जाती है। और दूसरी बात देखें जी, ट्रम्प को मैं इतना क्रेडिट दूंगा कि ट्रम्प स्टे अवे फ्रॉम द वॉर। उसने जंगों में पैसे नहीं झोंके। यू मस्ट गिव हिम क्रेडिट। ही प्रॉमिस्ड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इनटू वॉर एंड दैट्स व्हाट ही डिड। उसके अलावा उसने जो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, 35 से 21% किया, 14% reducing corporate tax is a big deal. If you calculate, it goes in billions of dollars. अच्छा, उसकी ये डेमोक्रेट बात करते रहते हैं जी हम मिनिमम वेज बढ़ाएंगे। सर मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने तो मिनिमम वेज वैसे ही बढ़ा दी। जो बैंक जो जब कॉरपोरेशन को इतना बड़ा टैक्स ब्रेक मिला तो उन्होंने मतलब मैकडॉनल्ड के पैसे आवली वेज बढ़ गई, वॉलमार्ट की बढ़ गई, वेल्स फार्गो ने बढ़ाई, क्या कहते हैं चेज ने बढ़ाई, और सब्सटेंशियल अमाउंट, सब्सटेंशियल नॉट स्मॉल अमाउंट। तो ट्रम्प ने बहुत, क्योंकि ट्रम्प एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं है, ही केम फ्रॉम आउटसाइड और ही केम फ्रॉम नोवेयर। और उसके बाद अब तो उनको फिर भी एडवांटेज है कि कम से कम इज एन इनकम्बेंट है, मतलब प्रेसिडेंट है, तो अब तो उनको और भी एडवांटेज है। लेकिन पहले वाला इलेक्शन तो उन्होंने कमाल किया था। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ों से मैं क्या कहते हैं ट्रम्प की, हाँ उसमें मतलब उन्होंने ठीक है मुस्लिम बैंड की बात की, मुस्लिम मतलब कॉज को उन्होंने मतलब कोशिश की नुकसान पहुंचाने की या जो कुछ भी करने की, लेकिन पहुंचाया नहीं। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं जितना ट्रम्प अपने मुंह से जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन अमली तौर पे बहुत कम किया। और उनका सिर्फ यही था कि बेचारों, क्योंकि ट्रम्प इज नॉट अ पॉलिटिशियन, तो वो क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है तो वो उनका कोई भी अमल ऐसा नहीं होता जो दूरअंदेश हो, जो आदमी सोचे जी 4 साल इसके क्या नतीजा निकलेगा, 8 साल के बाद क्या निकलेगा, 12 साल के बाद क्या निकलेगा, या मैं कल सुबह जब उठूंगा तो क्या निकलेगा। आई थिंक ट्रम्प ओवरऑल again give him credit, he was not a politician but he still did good, and I'm pretty sure that I wish all the best to Joe Biden or Trump. It's a very close election and it's going to be it's going to go war to war, 269 270 ऐसे आगे पीछे होगा। दो चार ही इलेक्टोरल वोट का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये आई थिंक मे बी hopefully we decide within next by this coming Monday. If not, then हो सकता है उसमें अगर we may end up in a court also. बिल्कुल। तारिक साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क्स भी लूंगा और थोड़ा सा इसको भी आप सब थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट ना बनने पर अब प्रेसिडेंट के आपने देखा कि बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं पेंडिंग जो कि उनके ऊपर हैं, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट हैं वो इसलिए उनके वो चल नहीं सकते। तो आया आपको लगता है कि आइंदा आने वाली जो उनकी बाकी जिंदगी है वो सारे अदालतों में गुजर जाएगी अपने मुकदमात भुगताते हुए, या मेरे मतलब क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर कि या वो इस मुल्क को छोड़ के कहीं दूसरे मुल्क में चले जाएंगे? जी तारिक साहब। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं आसिम भाई? तारिक भट्ट साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो ये था कि बहुत ही जो ट्रम्प साहब हैं, अगर आप उनकी पूरी जिंदगी देखें
तो वो तो मुकदमात उन्होंने बहुत निपटाए हुए हैं। प्रेसिडेंट बनने से पहले भी IRS आज तक उनसे उनकी रिटर्न्स नहीं दिखा सकी। कोई उनसे वो कोई मुकदमा आज तक मेरे सामने तो नहीं आ रहे हैं जिनमें उन्हें कोई थ्रेटन किया गया हो। बहुत ही ज़ीरक इंसान है और वो जहाँ तक अपना शाफ करनी साहब ने भी कहा, वो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं और उन्होंने बहुत सारी यानी यहाँ हमारे ट्रम्प प्लाज़ा जब उन्होंने शिकागो में बनाया, तो पहली दफ़ा किसी बिल्डिंग पे इतना बड़ा साइन ट्रम्प का था, तो मैंने मालूम करने की कोशिश की कि उन्होंने आखिर कैसे ये कर लिया जो कोई शिकागो में तो अलाउ ही नहीं होता। तो पता चला जो हमारे स्पीकर ऑफ द हाउस हैं जो कि डेमोक्रेट हैं और शिकागो तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, उन्हें अपने काम कराने सब आते हैं भाई। उनको पता मतलब था वो कि वो मलिक रियाज हैं। जी हाँ, वो मलिक रियाज़ ही हैं और स्पीकर ऑफ द हाउस से उन्होंने अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस भी कम कराए। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प को अदालतों से या हुकूमत से आपने देखा कि वो बहुत बेबाक इंसान है। इन बातों का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। वो इसी तरह हैं कि वो एक अनट्रेडिशनल हैं पॉलिटिक्स में और उन्होंने आपके सामने जेम्स कोमी को एक दिन में फायर कर दिया जो FBI के डायरेक्टर हैं, जो बड़े-बड़े लोगों की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने बहुत सारी जो अमेरिका की एजेंसियाँ या सिक्योरिटी जो थी उनके उनमें और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पुराने कॉलिन पावेल ने जब एंडोर्स किया जो बाइडेन को, तो उन्होंने कहा आपने ही तो जाके सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में कहा कि इराक के पास WMD है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का तज्ज़िया करें तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि वो काफ़ी बेबाक इंसान है, काफ़ी ज़ीरक इंसान है और उनको ये कोई चीज़ जो कानूनी शिकंजे जो हैं, उनमें जकड़ना काफ़ी काफ़ी मेहनत का काम होगा। अभी तक उन्होंने किसी चीज़ में मैंने तो उन्हें हारते नहीं देखा। बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने। शहाब करनी साहब, यही क्वेश्चन आपसे है विद क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ। जी आसिम, उसमें ये है कि मैं एक आपको सिनेरियो देता हूँ कि जब ये सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो एक चीज कहलाती है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो अपनी बेगम के साथ व्हाइट हाउस आते हैं और उनको खैर वो टूर वूर कराया जाता है। बाइडेन तो खैर मुस्तकिल 8 साल जो है वो रहे हैं इस इर्द गिर्द व्हाइट हाउस के, लेकिन उनको एक बड़ा अच्छा टूर दिया जाएगा, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट या लंच होगा, उनको चॉकलेट का एक डिब्बा दिया जाएगा और उसके बाद हर चीज जो है वो बड़ी कॉर्डियल होगी। और अच्छी बात यह है कि कम से कम जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल जो प्रीवियस पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंशियल क्लब का जहन होता है कि वो फिर भूल जाते हैं उस चीज को और अपने जो क्लब के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स होते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं और ये सब चीजें मेरे ख्याल में होंगी नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तारिक खान साहब, मैं चाहूंगा यही क्वेश्चन आपके साथ है क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ। नहीं सर, इंशाल्लाह द ट्रांजैक्शन विल बी वेरी स्मूथ और आई मीन वेदर America will be great again, whether it's Joe Biden or Donald Trump, will make this country. It's a great country. It's a people of country, not people of one person. So, inshallah, we're going to be fine. चलो, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे जैसा कि हम समझ रहे थे कि इलेक्शन के बाद हम इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे, लेकिन तारिक साहब ने तो जुम्मे तक का प्रोग्राम करने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने कहा जुम्मे तक जो है वो काउंटिंग नहीं होगी। तो और मुझे लग भी कुछ ऐसे ही रहा है कि जैसा कि तारिक साहब ने बताया कि मिलियंस ऑफ वोट्स जो हैं वो अभी काउंट होने बाकी हैं और अदालत ने भी कह दिया है कि उसको जो है आप काउंट करें। जैसा कि पेंसिल्वेनिया के जो हैं उन्होंने जो है पेंसिल्वेनिया में किसने कहा था तारिक साहब? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनकी है पेंसिल्वेनिया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं रोक सकती क्योंकि मुझे अदालत का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये भी एक इस मुल्क की खूबसूरती है। बस हमें कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इज्जत होती है, वो हमारे मुल्कों में भी काश आए और लोग बड़ी इज्जत से नाम लें, ना कि जो गली कूचों में जो है हमारी भी जो है वो कोर्टों की भी जो है बेइज्जती हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को इतनी रिस्पेक्ट के साथ हमने देखा कि हमारे जो दोनों प्रेसिडेंट हैं वो मतलब हर उसका हुक्म मानने को तैयार हैं। और इससे पहले भी हमने कई दफ़ा देखा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो उसे आसानी से मान लिया गया। तो कल का जी तारिक साहब सर एक चीज मैं ऐड करूंगा। देखिए यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, आई मीन इट्स द वेरी रिस्पेक्टेबल कोर्ट। जजेस इलेक्ट होते हैं ताहयात टिल दे डाई।
तो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी हैसियत है, मतलब एंड लॉ ऑफ द लैंड जो है ना बहुत बड़ी चीज है। और मैंने आपको 2 नवंबर को कहा था कि ये 3 नवंबर को फैसला नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि मेलिंग बैलेट आएंगे, उसमें डेज भी लग सकते हैं, वीक्स भी लग सकते हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि वी रैप अप सून इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन कल फिर मिलेंगे, नई अपडेट्स लेकर आएंगे, और कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।